हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो JKSSB का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दे के है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसमें आपको पढ़ना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो वो स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से टिल इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल आपको पढ़ना है जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके इंडिपेंडेंस तक पढ़नी है, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल थे वो बराबर रिवोल्ट 1857 से लेके इंडिपेंडेंस तक रही। तो मेन इवेंट्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपका जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स, हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत आसान वे में आपको समझाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो बहुत सारे मेन इवेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए, रीज़न क्या था, कॉजेज़ क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस, फ़ायदा क्या आया उनका, और किस किस ने पार्टिसिपेट किया इन सारे इंसिडेंट्स में, इन सारे मूवमेंट्स में, इन सारी रिवोल्ट्स में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले अगर आपको लग रहा है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल इसमें तो एक कहानी की तरह चीज़ें याद रखनी होती है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे अपने गवर्नमेंट की या जो आप पे रूल कर रहा है, अगर आपको उनकी जो पॉलिसीज़ है या वो जो नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ला रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं या आपको लगता है कि जुल्म हो रहा है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा होता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, कहीं पे भी होता है कि आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लॉइट कर रही है, वो बिल्कुल जुल्म हो रहा है हर एक साइड से, तो फिर दो तरीके होते हैं। या आप एक रिप्रेजेंटेशन दे गवर्नमेंट को, ये बोले आप डिफरेंट चैनल्स, जैसे आज मीडिया है या अखबार है, अखबार के थ्रू बोले कि आप जो कर रहे हैं वो हमें सही नहीं लग रहा है, हमें जुल्म हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये एक तरीका हुआ जो पीसफुल मैनर में नॉन वायलेंट तरीका हुआ। दूसरा हुआ कि जब आप आर्म्स लेके बिल्कुल वायलेंस के साथ, बिल्कुल वायलेंट तरीके से वापस कर रहे हैं कि हमें ऐसे रूल्स नहीं चाहिए, हमें ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो जो दूसरा तरीका है जहाँ पे आपने वायलेंस क्रिएट किया, जहाँ पे आपने आर्म्स लेके वायलेंस क्रिएट किया, उसी बगावत को हम रिवोल्ट बोलते हैं। रिवोल्ट का मतलब होता है बगावत करना। तो रिवोल्ट जो हुआ, जो यही बगावत हुई, वायलेंस जहाँ पे हुआ, वायलेंट तरीके से जो बगावत हुई 1857 में, इसी को हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। जो हिंदुस्तान के लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने की किसके खिलाफ की? जो ब्रिटिशर्स थे, जो बरतानिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा जमाया था, उनके खिलाफ किया। तो उसी को हम, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन वायलेंट तरीके से उठाई, उसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये रिवोल्ट क्या था और वजह क्या थी, आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि वो मजबूर हो गए रिवोल्ट करने पे, वो मजबूर हो गए गवर्नमेंट, जो बरतानिया की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, उनके खिलाफ होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट याद रखना है। ये बिल्कुल आपको एंशिएंट या मिडिवल नहीं पढ़ना है, लेकिन क्यों हुआ ये रिवोल्ट उसके लिए ज़रूरी है। बैटल ऑफ पैलेसी एक जगह है, वहाँ पे एक जंग हुई थी 1757 में, बराबर 1857 रिवोल्ट जो हुआ उससे पहले 100 साल 1757 में हुई थी बैटल ऑफ पैलेसी। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जंग हुई थी पैलेसी पे, जिसको हम बैटल ऑफ पैलेसी बोलते हैं 1757 में। तो इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो हिंदुस्तान है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके रेवेन्यू कलेक्शन में एक स्टार्ट हुआ था बरतानिया का, ये रूल हुआ था स्टार्ट। तो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जब उन्होंने क्या किया, अपने रूल्स बनाने लगे, फिर हम रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे यहाँ पे रूल होगा, रूलर्स का काम क्या होगा। तो ये जंग हुई थी, उन्होंने वो जंग जीती थी 1757 में, उसको हम बैटल ऑफ पैलेसी बोलते हैं। उसके बाद से ही उन्होंने अपने जो नए तौर तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लाने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो वक्त था 1757 से लेके 1857 तक, इस दौरान जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज ब्रिटिश ने लाई,
उससे लोग बहुत ही ज़्यादा तंग आ गए थे। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से लोग, सिर्फ आम लोग नहीं, जो हिंदुस्तानी तब आर्मी में थे, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आर्मी में थे, वो भी तंग आ गए थे। जो किसान लोग थे वो भी तंग आ गए थे। जो पढ़े लिखे कुछ थे वो भी तंग आ गए थे। जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ डील करते थे, जो ताजर थे, वो भी तंग आ गए थे। दैट मीन्स हर एक सेक्शन के लोग तंग आ गए थे। जो यहाँ पे एल्डर जनरेशन थी, जो यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो भी तंग आ गए थे। तो हम देखेंगे ये सारे लोग क्यों तंग आ गए थे, आखिर बरतानिया गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया था। ठीक है, द ब्रिटिश लेड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गेटिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो बैटल ऑफ पैलेसी से ही इन्होंने क्या पावर अपना यहाँ पे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया था। नॉर्दर्न जो हमारी कंट्री है उसके नॉर्थ साइड में पैलेसी आती है, तो नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने अपना जो रूल रेगुलेशन है वो लाना स्टार्ट किया था। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, करेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल आफ्टर 1757, जो इनने बहुत सारी पॉलिसीज लाई थी। तो उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से लोगों में जो है उनके खिलाफ एक नफ़रत जाग गई थी और इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्यों किया रिवोल्ट, कॉजेज़ क्या थे। इसमें बहुत सारे कॉजेज़ थे। पहला है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था, सोशल रिलीजियस कॉज भी था, आउटसाइड इवेंट्स, डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज। तो हम ये अलग अलग पढ़ेंगे अब कि अगर इकोनॉमिक कॉज था तो क्या था, पॉलिटिकल कॉज था तो क्या था। ठीक है, पहले इकोनॉमिक हम देखेंगे। जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश ने चला रही थी, तो इन्होंने पहले इकोनॉमिक कॉज क्या बना, जो यहाँ पे अपना हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था, जैसे किसान थे, अपने हैंडीक्राफ्ट्समैन थे अपने, या यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से उगता था, यहाँ के मार्केट्स में बिकता था, उस सब को डिस्ट्रॉय किया इन्होंने। ठीक है, उस सब को डिस्ट्रॉय किया इन्होंने। तब तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही था, इतना मॉडर्न नहीं हुआ था, और जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आता था वही रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास चला जाता था एज अ टैक्स, तो फिर गवर्नमेंट वही यूज़ करता था। तो बरतानिया की जो ये गवर्नमेंट यहाँ पे थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टैक्स को, इस जो लैंड रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ किया। क्या किया, इंक्रीज़ किया। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने यहाँ पे अपने अंदर कुछ कुछ इलाके स्टार्ट लेना किए, जो यहाँ के रूलर्स थे, जो उनके नवाब थे, वो तो पहले से उनको बेदखल कर दिया गया, तो उनकी जो इनकम थी वो बंद हो गई, तो वो एक इकोनॉमिक कॉज बना। और जो यहाँ के पीजेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पे रॉ मटेरियल निकलता था वो उन्होंने अपने कंट्री में भेजना स्टार्ट किया। यहाँ पे बिल्कुल कम कीमत पे लेते थे और वहाँ उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। तो दैट मीन्स को पीजेंट्स को ख़राब कर दिया और लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, तो पीजेंट्स उस तरीके से भी ख़राब हो गए। उसके बाद जो उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था तब ब्रिटेन में, तो वहाँ से वो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें बनाती थी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ बना सकती हैं कम टाइम में, लेकिन यहाँ पे तब लोग हाथ से बनाते थे चीज़ें, तो उनको टाइम लगता था और वो महंगा होता था। उन्होंने चीप गुड्स, बहुत सस्ती चीज़ें लाई ब्रिटेन से यहाँ के मार्केट्स में वो डाली, तो ऑब्वियसली जो यहाँ के जो कारोबारी लोग थे वो ठप हो गए। तो ये एक इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई ब्रिटिशर्स से तब। तो ये जो भी लोग इस चीज़ के साथ वाबस्ता से, जिन भी लोगों का इस चीज़ से नुकसान हुआ, उनको भी ये रिजेंटमेंट अंदर से ही था और उनको मौका मिला रिवोल्ट करने का। ठीक है, तो उन्होंने तरजीह दी ब्रिटिश गुड्स को, और जो इंपोर्ट यहाँ से ब्रिटेन जाता था उन पे वो टैक्स लगाते थे, टैरिफ हम उसी को बोलते हैं, ड्यूटी लगाते थे उस पर, और वहाँ से जो चीज़ें होती थी उस पर कम ड्यूटी लगा रहे थे। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज़। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल काजेस। पॉलिटिकल काज में आपको दिख रहा होगा इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी एलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल कॉज क्या था। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि इन्होंने कब्जा जमाया, मतलब इनकी ही बात चल रही थी इनडायरेक्टली। अभी तो इन्होंने फुल कंट्री पे कब्जा नहीं जमाया था, लेकिन जो भी इनकी प्लेसेस इनके अंडर आई थी, इनडायरेक्ट तो यही इनका ही चलता था, लेकिन रूलर तो रखा था वहीं पे, लेकिन उस रूलर को अपने अंदर इतना लाया था कि वो इनकी बात
बात को इनकार नहीं कर सकता था, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी तब क्रिएट। दूसरा है सब्सिडरी आइलैंड्स। इनके पास जो ट्रूप्स होते थे तब क्या होता था, जो बहुत सारे रूलर्स थे इंडिया के, कुछ एक दूसरे के एनिमीज़ होते थे, कुछ फ्रेंड्स होते थे, तो उनको कंटिन्यूस एक थ्रेट रहता था कि कोई हम पे ये ना करे, वॉर ना करे। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये जाते थे उस रूलर के पास, बोलते थे हम आपको बचाएंगे दूसरे रूलर से, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको आर्मी देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके इस आपको क्या देखना है, हमें लैंड देना है और हमारे कुछ लोग आपके इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे। तो इसको हम सब्सिडरी अलायंस बोलते थे। उसके बॉर्डर बोलते थे हम आपका बॉर्डर प्रोटेक्ट करेंगे, आप पे किसी को वॉर नहीं करने देंगे, तो उसके बदले में आपको हमें रेवेन्यू देना है, आपको हमें गिफ्ट्स देने हैं, कुछ ज़मीन देनी है, ठीक है। और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के टाइम आया था और सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने लाया था। तो ये नाम आपको थोड़ा मुश्किल लगेंगे, आगे जाके फिर से पढ़ेंगे तो रिपीटिशन के साथ आपको याद रहेगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई रूलर था और उसका अपना बेटा नहीं होता था किसी के रूलर के पास, तो वो अडॉप्ट कर लेता था ताकि मैं जब मर जाऊँ तो उसके बाद वही रूल करे। तो इनका कहना था जिसको नेचुरल हायर ना हो, जो अडॉप्टेड सन्स हो, उनको हम एज अ रूलर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो जहाँ पे भी जो अपना रूलर है, जब वो उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद उस स्टेट को हम एनेक्स करेंगे, वो अपने अंदर हम लाएंगे। तो डलहौजी ने ये लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस वजह से इनने बहुत सारी जगहों को एनेक्स किया था, जैसे सतारा था, बाकी जगहें थी। तो ये बने थे, ये कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, जो भी ये ब्रिटिशर्स थे और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर्स थे, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, रैम्पेंट करप्शन था, बहुत ज़्यादा करप्शन था। जब वो यहाँ आए थे तो बहुत ही ज़्यादा करप्शन ने स्टार्ट किया था और एक खुद मुख्तारी हुकूमत नहीं दिखती थी, मतलब एक खुद एब्सेंस ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब खुद मुख्तारियत ही गायब हो गई थी। तो ये लग रहा था कि मतलब हमारी कोई बात नहीं चल रही है, हमारी कंट्री में हमारी कोई बात नहीं चल रही है। तो ये कॉजेज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ कहलाते हैं। इसके बाद सोशो रिलीजियस कॉजेज। सोशो मतलब जो हमारी सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, रिलीजियस मतलब जो हमारी रिलीजन के कुछ रूल्स होते हैं। विद टाइम इन्होंने क्या किया कि लोगों को लगा कि ये हमारी जो रिलीजियस है उसमें इंटरफेयर स्टार्ट करना किया था इन्होंने। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी 1813 के बाद, इनने बोला अलाउ किया था हर एक क्रिश्चियन मिशनरी को, वो यहाँ पे आके लोगों को कुछ बेनिफिट देते थे और उसके बदले क्या बोलते थे कि आप कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। बोलते थे कि हिंदुइज्म अच्छा नहीं है, मुस्लिम अच्छे नहीं है, आप कन्वर्ट हो जाओ। उसके बाद क्या होता था, उन्होंने बोला कि जो सती होता था प्रेवेलेंट यहाँ पे हिंदूज़ में, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था बोलते थे उसको भी मरना है, तो सती यहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया था, जैसे लॉर्ड बेंडिक ने ख़त्म किया है। और सपोर्ट विडो मैरिज, तो जो रिमेरेज हो रही थी फिर विडोज़ की, जो यहाँ के लोग थे पहले तो उनका बिलीव था कि इनकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन लाई थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स एजुकेशन, जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी इनने बहुत सारे स्कूल्स भी खोले थे, या वो मॉस्क और टेम्पल से टैक्सेस लेते थे, ठीक है। और इसके बाद है रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1856। इसके अंदर क्या था कि अगर कोई कन्वर्ट होता है, ठीक है, पहले यहाँ पे हिंदू लॉ जो था, अगर कोई कन्वर्ट होता है उसको बाप की प्रॉपर्टी से में कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने ये एक्ट लाया सो दैट कि अगर कोई कन्वर्ट हुआ है बंदा, उसको बराबर अपना हक मिले। तो जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको लग रहा था ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ये लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ये टेम्पल्स मॉस्क लैंड्स पे टैक्स ले रहे हैं, ये विडोज़ को फिर से शादी करा रहे हैं, ये इन्होंने सती ख़त्म कर दिया जो एक रिलीजियस बिलीव था इनका। तो ये एक थ्रेट लगा लोगों को। तो इस वजह से भी ये क्या हुआ कि ये सोशल रिलीजियस कॉजेज़ यही बने जिस वजह से ये वाले लोग भी इनके खिलाफ ही हो गए, एक नफरत स्टार्ट हो गई। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, इससे क्या पता चलता है हमें। हाँ, जब पहले जब ये यहाँ पे आए थे और इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया था, जुल्म स्टार्ट किया था, तो लोगों को लगता था कि ये कहाँ से बरतानिया के लोग हैं और हम इनको कैसे हरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये रिवोल्ट हुआ, जब इन्होंने फिर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उस टाइम पे लोगों को कैसे लगा कि हम उठा सकते हैं, क्योंकि जो बाकी कुछ इवेंट्स ऐसी हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स को हराया था। जैसे अफगान वार हुआ था, पंजाब वार्स हुए थे, क्रीमियन वार हुआ था जिसमें बरतानिया लोगों ने हराया था, ठीक है। डिस्कंटेंट एमंग सिपॉइज, जैसे क्या थे कि जो बरतानिया की आर्मी थी उन्होंने दो तरह की आर्मी रखी थी। एक तो कुछ वहाँ से लाए थे जो कमांडिंग पोजीशन पे होते थे और यहाँ पे भी भर्ती की थी। और जो हिंदुस्तानी लोग उस आर्मी में होते थे,
पहली बात उसमें कुछ उनके रिलीजियस बिलीफ्स थे। उनको लगता था कि अगर हम एक सी को क्रॉस करेंगे, हमारी कास्ट, हम जो कास्ट होते थे, ज़ात होती थी इंसान की, वो हम लूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो मानते नहीं थे। तो लेकिन इनको क्या एक ऑर्डर किया था, लॉर्ड कैनिंग ने ऑर्डर किया था कि आपको कहीं पे भी ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उस वजह से रिजल्टमेंट स्टार्ट हो गया था। और इनको जो तनख्वाह थी इनकी बहुत कम मिलती थी एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। जो ब्रिटेन के थे बाकी आर्मी में, उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, इनको कम मिलती थी। और फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको हम बत्ता भी बोलते थे, ये चाहे जो भी सिंध प्रोविंस में ये ड्यूटी देनी पड़ती थी, दूर दूर प्रोविंसेस में, उनको ये एक अलग अलाउंस मिलती थी, फॉरेन सर्विस अलाउंस। तो लेकिन उनको बोला गया कि आपको नहीं मिलेगी ये, ठीक है। और इनको बोलते थे कि आप कोई रिलीजियस जो ये एक मार्क्स होते थे अपने कुछ रिलीजन के, वो भी ना पहने। और दैट मीन्स कि पूरी तरह से ये क्या हो गए थे, इनके रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ हो गई थी ये ऑर्डर्स। तो इनमें एक इमोशनल भी टच होता है, कनेक्ट होता है, तो इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसलिए इसको ये इनमें भी एक डिसकंटेंट आ गया। तो आपने देखा कैसे हर एक जो सोसाइटी हमारी थी, हर एक किस्म के लोग जो है उनके साथ क्या हुआ था, वो उनके दिल में नफ़रत पैदा हो गई थी। तो फिर एक पॉइंट आना ही था कि ये नफ़रत फिर क्या एक वायलेंट स्टॉर्म में तब्दील हो गई। इसके बाद हाँ, एनेक्सेशन ऑफ अवध को इन्होंने अपने अंदर लाया, ठीक है, एनेक्स किया, वहाँ के रूलर को हटाया। तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो अवध से थे, तो उनको गुस्सा आया। और हमेशा हर एक स्टेप पे इनको बोलते थे कि आप सबऑर्डिनेट हो, आप इन्फीरियर हो, यू आर नॉट सुपीरियर, ओनली यूरोपियंस आर सुपीरियर, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन इनको हो रही थी, प्रमोशन इनकी जल्दी नहीं हो रही थी, इनको बहुत गंदे गंदे नामों से बुलाया जाता था। तो फिर एक बार ये भी कहा जाता था कि दीज आर पीजेंट इन यूनिफॉर्म। जो सोल्जर्स है पीजेंट इन यूनिफॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीजेंट्स तो पहले ही पीजेंट्स ने ही आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। तो बोलते थे कि मतलब ये गवर्नमेंट के साथ इनकी ट्रूप्स होके भी ये गवर्नमेंट के साथ नहीं थे इमोशनली, ये गवर्नमेंट के साथ नहीं थे मेंटली। ये बोलते थे पहला जो स्पार्क हुआ फिर इस रिवोल्ट का, वो तो स्पॉइज से ही आ गया, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको सारे कॉजेज़ के बारे में समझ आया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन रहा, तो प्लीज़ यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपका वो जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सकते हैं। द स्पार्क, तो अब ये स्टार्ट क्यों हुआ, तो रीज़न देखेंगे। वो तो 100 साल की थी, जो 100 साल में इन्होंने पॉलिसीज़ लाई थी, रूल्स लाए थे, उस वजह से जो नफ़रत थी लोगों में। लेकिन फिर इनको मौका कैसे मिला ये आवाज़ उठाने का, ठीक है। तो इंस्टेंट कॉज क्या था, पहला ये था, एक खबर फैली थी कि जो इनका मैस होता था स्पॉइज का, बोलता था जो वो फ्लोर था वहाँ पे वीट का जो आटा होता था, उसमें इन्होंने हड्डियों का एक जो पीस के होती है हड्डियाँ, डस्ट, बोन डस्ट जिसको हम बोलेंगे, वो डस्ट पाउडर, वो मिक्स किया है आटे में, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ क्यों हो गए लोग, क्योंकि जो आर्मी में थे वो हिंदूज़ थे और मुस्लिम्स थे। इनको बोला गया एक तो काऊ का ये बोन है और या पिग का हो सकता है, तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ था। दूसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल से क्या हुआ इनको, द ग्रीज्ड रैपिंग पेपर ऑफ द कार्ट्रिज ऑफ द न्यू राइफल बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग एंड द ग्रीज वायर रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। तो जो एक कार्ट्रिज थी, इसको जो पेपर रैप करके था, ये मुंह से खोलना पड़ता था लोड करने से पहले। तो ये बोला गया था कि ये तो एक बीफ से बना हुआ है और पिग फैट से बना हुआ है। दैट मीन्स जो हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स थे, इनका ये गवारा नहीं हुआ कि वो ये काम करेंगे, तो बिल्कुल ये इसके खिलाफ हो गए। दे फेल्ट देयर रिलीजन वॉज इन ग्रेव डेंजर। इनको लगा कि जो इनका रिलीजन है बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो यही एक काज बन गया। तो फिर जो सिमरिंग एक डिस्कंटेंट बन गया था, तो फिर एक जो ये इंस्टेंट काज था यही मिला इसको, जो इन्होंने फिर रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि कब हुआ स्टार्ट। इट बिगन एट मीरठ में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मीरठ में स्टार्ट हुआ। मीरठ 58 किलोमीटर्स दूर थी दिल्ली से। ये 10 मई को स्टार्ट हुआ, ऑन 10 मई 1857। इट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857। मीरठ में स्टार्ट हुआ जो 58 किलोमीटर्स दूर है दिल्ली से, ठीक है। हाँ, तो जो ये रिवोल्ट हुआ, तो ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैला, ये फिर बहुत सारे इलाकों में फैला। तो एक आइडिया होना चाहिए कि
कहाँ से कहाँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ कहाँ से कहाँ फैला। नॉर्दर्न साइड ये पंजाब तक फैला, साउदर्न साइड ये नर्मदा तक फैला, नर्मदा रिवर जो है नर्मदा तक फैला, और ईस्ट से बिहार तक फैला है, और राजपूताना वेस्ट तक जो राजस्थान वाला एरिया आता है, ठीक है। तो इन एरियाज़ के अंदर अंदर ये रहा, मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें पता चलता है पूरी कंट्री में भी नहीं था, लेकिन थोड़े से एरिया में भी नहीं था, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल गया था। तो रिवोल्ट 1857 पहली बार इतना खतरनाक रिवोल्ट हुआ जो वायलेंट फॉर्म में हुआ, इसीलिए जो इसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पता होना चाहिए। जो भी इस वीडियोज़ में पॉइंट्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको ये जब रिवोल्ट 1857 कंप्लीट हम करेंगे, एक और दो वीडियोज़ में, मे बी कि एक या दो वीडियोस में कंप्लीट हो जाए फिर से, तो इसके बाद हम आपको रिवोल्ट 1857 के रिलेटेड एमसीक्यूज देंगे करने के लिए। तो लेकिन आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए चैप्टर में। जब भी आपको क्लियर होगा सारा, तो ऑब्वियसली आप एमसीक्यूज आराम से कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स नहीं दिए, हमने एक डिटेल वे में बताया इसको, एक कहानी बना के। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सो दैट कि ये बाकी लोगों के साथ भी शेयर हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द बेस्ट।